विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को पिछले वीडियोस में हमने मौर्य सम्राट अशोक के बारे में बताया था और अशोक के बारे में चर्चा करते हुए हमने अशोक के साम्राज्य विस्तार, उसका धर्म परिवर्तन, उसकी धम्म विजय और धर्म प्रचारक के रूप में अशोक का हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि जिसे इतिहास में महान शासक कहा जाता है, आखिरकार उसके बाद उसके साम्राज्य का इतने शीघ्र पतन क्यों हो गया? आखिर क्यों मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया? क्या कारण थे कि अशोक ने जिस साम्राज्य को सींचा, जिसको देश विदेशों तक फैलाया अपनी धर्म नीति के माध्यम से, तो वो साम्राज्य इतने शीघ्रता से कैसे समाप्त हो गया? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारियों की। तो पांचवें स्तंभ लेख में अशोक अपने अनेक पुत्रों का उल्लेख करता है, परंतु किसी के नाम का उल्लेख नहीं करता। उसके समस्त अभिलेखों में केवल उसके एक पुत्र तीवर का नाम देखने को मिलता है, परंतु तीवर कभी मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना। साहित्यिक रचनाओं में महेंद्र का नाम आता है, परंतु वह बौद्ध भिक्षु बन गया था और धर्म प्रचार में लगा रहा। वह भी मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना। कल्हण की राजतरंगिणी में जालोक का उल्लेख है, जो अशोक का पुत्र था। पुराणों में अशोक के बाद कुणाल, सुयश और दशरथ के नाम मिलते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों की सूची इतनी विवादास्पद है कि अशोक के बाद का उत्तराधिकार क्रम निश्चित करना कठिन कार्य है। यदि डॉक्टर रॉय चौधरी का मत स्वीकार कर लिया जाए तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल उसका उत्तराधिकारी बना। कुणाल का ही दूसरा नाम सुयश था और उसने धर्म विवर्धन का विरुद्ध धारण किया था। अशोक की युवरानी तिक्षरक्षिता के षड्यंत्र के कारण कुणाल को युवावस्था में ही अंधा हो जाना पड़ा। कुछ विद्वानों का कथन है कि कल्हण का जालोक भी यही कुणाल रहा होगा। पुराणों के अनुसार कुणाल ने 8 वर्ष तक शासन किया, परंतु बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में संप्रति को अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया है। डॉक्टर विमल चंद पांडे का मत है कि चूंकि कुणाल अंधा था, अतः वह राजकार्य नहीं कर पाता होगा। वास्तविक सत्ता उसके पुत्र संप्रति के हाथ में रही होगी। अतः बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया है। नागार्जुन पहाड़ियों के अभिलेखों से विदित होता है कि दशरथ भी अशोक का पौत्र था और उसने भी शासन किया था। अतः पुनः प्रश्न उठ खड़ा होता है कि कुणाल के नाममात्र शासन के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा, संप्रति अथवा दशरथ? पुराण भी दशरथ को अशोक का पौत्र तथा मगध का सम्राट बताते हैं। डॉक्टर स्मिथ और प्रोफेसर ध्रुव ने यह मत प्रतिपादित किया है कि शायद कुणाल की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया होगा और पूर्वी भाग पर दशरथ ने और पश्चिम भाग पर संप्रति ने शासन किया हो, परंतु साक्ष्यों के अभाव में साम्राज्य विभाजन के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम केवल इतना कह सकते हैं कि कुणाल के बाद दूसरे ने शासन किया होगा। पहले किसने किया, इसका उत्तर दे पाना संभव नहीं है। संप्रति और दशरथ के बाद शालिशुक मगध के सिंहासन पर बैठा। गार्ग्य संहिता उसे एक क्रूर और अत्याचारी एवं
अधार्मिक राजा बताती है। दिव्यावदान के अनुसार संप्रति के बाद बृहस्पति राजा बना था। विद्वानों का मानना है कि शालुशुक और बृहस्पति एक ही व्यक्ति था। उसके बाद देववर्मन राजा बना। शायद सोमदर्शन इसी का दूसरा नाम रहा होगा। देववर्मन के बाद शतधनुष शासक हुआ। उसका तादात्म्य शतबंधन के साथ किया जाता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदत्त हुआ। पुराणों और हर्षचरित्र के अनुसार इस राजा को उसके ही सेनापति पुष्यमित्र ने मार डाला। अब अपन इन उपयुक्त विवरण के आधार पर हम अशोक के उत्तराधिकारियों का सूचीक्रम इस प्रकार तय कर सकते हैं। पहले कुणाल, संप्रति, दशरथ, शालीशुक, देववर्मन, शतधनुष और वृहदत्त। 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हो गया। अब देखते हैं कि किन कारणों से मौर्य वंश का पतन हुआ। तो अशोक की मृत्यु के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी इतना सबल और सुयोग्य नहीं निकला जो उसके विशाल साम्राज्य को कायम रख पाता। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया और धीरे धीरे वह पतन की ओर अग्रसर हुआ और 184 ईसा पूर्व के आसपास उसका अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, नहीं कोई एक कारण जिम्मेदार था। इसके पतन के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे और उन सब के सामूहिक प्रभावों से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। तो ये कारण कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहले हम ले सकते हैं राजतंत्रात्मक शासन के स्वाभाविक दोषों को। तो राजतंत्र का सबसे बड़ा स्वाभाविक दोष यह है कि जब शासन भार ढोने वाला शासक दुर्बल हो जाता है तो उसका साम्राज्य भी शिथिल होकर क्षीण होने लगता है, क्योंकि राजतंत्र का अस्तित्व राजा की योग्यता पर निर्भर करता है। ऐसी शासन व्यवस्था में शासन की सभी शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं और वह संपूर्ण राज्य का केंद्र बिंदु होता है। सभी लोग उसी के आदेश की प्रतीक्षा में रहते हैं। अतः यदि राजा ही दुर्बल, अयोग्य, बुद्धिहीन हो तो साम्राज्य कैसे टिक पाएगा? अशोक के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी उसके समान सुयोग्य और कर्मठ न निकला। परिणाम स्वरूप साम्राज्य के संपूर्ण सूत्र ढीले होकर खंडित होने लगे, क्योंकि प्रेरणा का स्रोत राजा ही शासन तंत्र का भार उठाने में असमर्थ था। अब देखिए दूसरा कारण, केंद्रीय शासन की निर्बलता। अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण केंद्रीय सत्ता निर्बल पड़ गई। विशाल साम्राज्य का भार ढोने की क्षमता अशोक के किसी भी उत्तराधिकारी में नहीं थी। ऐसी स्थिति में साम्राज्य के सीमांत राज्यों और उनका अनुसरण कर अन्य दूरस्थ राज्यों का स्वतंत्र होना स्वाभाविक था, कारण कि उस युग में केंद्रीय सत्ता के बलवान होने पर ही स्थानीय लोग दबे रहते थे। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद उसके एक पुत्र जालौक ने कश्मीर में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। तारानाथ के अनुसार वीरसेन नामक राजकुमार ने गांधार में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मालवी का अग्निमित्र के अनुसार विदर्भ प्रांत भी साम्राज्य से पृथक हो गया। इस प्रकार केंद्रीय शक्ति के निर्बल पड़ जाने पर धीरे धीरे स्थानीय राज्य स्वतंत्र होने लगे। अब देखते हैं अपन प्रांतीय शासकों के अत्याचार, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो उपलब्ध साक्ष्यों से याद होता है कि सीमांत प्रांतों तथा साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों की शासन व्यवस्था कर्तव्य विमुख हो गई थी। केंद्रीय शासन से बहुत दूरी पर नियुक्त प्रांतीय शासकों ने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त प्रजा का शोषण करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में भी कभी कभी प्रांतीय प्रजा ने विद्रोह भी किए। बौद्ध ग्रंथों से तक्षशिला के 2 विद्रोह की जानकारी मिलती है। पहला बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था और दूसरा अशोक के समय में।
दोनों ही विद्रोहों का मूल कारण राज्याधिकारियों के अत्याचार तथा प्रजा का शोषण था। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी विदित होता है कि प्रांतीय अधिकारी लोगों को अकारण ही बंदी बनाकर उत्पीड़ित करते थे। इसलिए अशोक को विवश होकर उन्हें चेतावनी देनी पड़ी और इस पर भी जब उनके कार्यकलापों में अंतर नहीं आया तो उसे अपने बड़े बड़े अधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहना पड़ा। अशोक के उत्तराधिकारियों को अपनी प्रजा की चिंता नहीं थी। प्रांतीय शासकों के अत्याचार बढ़े और लोगों ने साम्राज्य से अपना नाता तोड़ लिया। अब देखिए अत्याचारी शासक। प्रांतीय अधिकारी तो अत्याचारी थे ही, परंतु कुछ मौर्य वंशी शासक भी अपनी प्रजा पर अत्याचार करने से पीछे नहीं रहे। उदाहरण के लिए गार्गी संहिता में लिखा है कि मौर्य शासक शालिशुक एक अधार्मिक और अत्याचारी शासक था और उसने अपनी प्रजा को काफ़ी तकलीफें पहुंचाई थी। इस प्रकार शासकों के कारण भी मौर्य वंश के प्रति जनता की श्रद्धा जाती रही। अब इसका अगला कारण था राज दरबार की दलबंदी। तो उपलब्ध साक्ष्यों से याद होता है कि मौर्यों का दरबार भी आपसी दलबंदी या गुटबंदी से पीड़ित था। साम्राज्य के मंत्री और उच्चाधिकारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त राष्ट्रीय हितों को विस्मृत कर आपसी गुटबंदी में लगे रहते थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य राज दरबार दो विरोधी पक्षों में विभाजित हो गया था और उसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध हुआ। दूसरा उदाहरण अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का है। उसके समय में भी दो दल हो गए थे, एक सेनापति पुष्यमित्र का और दूसरा मंत्री का। इससे साफ जाहिर होता है कि राज दरबार की दलबंदी ने राजतंत्र और शासन तंत्र दोनों को खोखला बना दिया। आगे है जो मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण है, वो है करों की अधिकता। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इतने करों की व्यवस्था की गई है कि प्रजा कभी अपना सिर न उठा सके, परंतु जैसा कि विदित है कौटिल्य के सभी करों को लागू नहीं किया गया था। फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रजा पर करों का बोझ कुछ ज़्यादा ही था। मौर्य वंश के संस्थापक को यूनानियों तथा नंदों का सफाया करने तथा देश को एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लाने के लिए बहुसंख्यक युद्ध लड़ने पड़े और विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशाल नियमित सेना भी रखनी पड़ी। इसके लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए निश्चय ही प्रजा पर विविध कर लगाए गए होंगे। अशोक ने बौद्ध संघ को जी भरकर दान दिया, हजारों स्तूपों एवं विहार बनाए, जिसमें उसका राजकोष ही खाली हो गया था। इसके बाद प्रजा पर नए कर लगाकर ही धन संग्रह किया होगा। इससे प्रजा में असंतोष फैलना स्वाभाविक ही था। आगे है राजकोष की रिक्तता। जैसा कि ऊपर बता चुके हैं कि अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सारा राजकोष खाली कर दिया था। अंत में परिस्थिति यह आ गई थी कि युवराज संप्रति ने अशोक के धन दान को ही रुकवा दिया, क्योंकि राजाओं की शक्ति राजकोष पर निर्भर करती है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत से प्रांत उसकी अधीनता से मुक्त हो गए। इससे साम्राज्य की आय काफ़ी कम हो गई थी। धनाभाव के कारण साम्राज्य को सुरक्षित रखना कठिन कार्य था। अब देखिए सैनिक शक्ति का पतन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म विजय का मार्ग अपनाया, ये हम पहले बता चुके हैं। उसने शस्त्रों का त्याग कर दिया, वह अहिंसा का पुजारी बन गया था। परंतु उसकी नई नीति ने मौर्यों की सैनिक शक्ति को दुर्बल बना दिया। युद्धों के अभाव में सैनिक निपुणता का भी अंत हो गया। शस्त्रों पर जंग लग गई। अहिंसा व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, परंतु उस युग में राजतंत्र के लिए घातक सिद्ध हुई। पश्चिम उत्तर भारत के उस पार बसी जातियां तो भारत पर आक्रमण करने के उचित अवसर की ताक में बैठी थी और दूरस्थ प्रांतों के शासक भी मौर्यों की अधीनता से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे।
यदि थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ भी तो अशोक के महान व्यक्तित्व के कारण। अशोक की मृत्यु के बाद ये उपद्रवी तत्व सिर उठाने लगे, परंतु उनके सिरों को कुचलने वाली सैनिक शक्ति अब मौर्यों के पास नहीं थी। उनके पास थे भिक्षु और धर्म प्रचारक, जो हिंसा से कोसों दूर रहने वाले थे। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक ही था। अशोक की धर्म विजय नीति के प्रभावों की विस्तृत चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि अशोक की धर्म विजय की नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए किस तरह से एक कारक के रूप में सिद्ध हुई। अब देखते हैं विदेशी आक्रमण। तो बहुत से विद्वानों का मानना है कि यदि विदेशी आक्रमण न भी हुए होते तो भी उपरोक्त सभी कारणों से जर्जित मौर्य साम्राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाता। विदेशी आक्रमणों ने तो इस कार्य को थोड़ा समय से पहले पूरा कर दिया। मौर्यों के शासनकाल में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण यूनानी का हुआ था। यह 206 ईसा पूर्व में हुआ था और इससे पश्चिमोत्तर भारत से उनका प्रभाव समाप्त हो गया। अब लास्ट है ब्राह्मण प्रतिक्रिया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य और अत्यधिक विवादास्पद कारण है ब्राह्मण प्रतिक्रिया। इस मत को प्रतिपादित करने वाले हैं पंडित हरप्रसाद शास्त्री। शास्त्री जी के अनुसार अशोक की बौद्ध नीति से नाराज ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई थी और उसी प्रतिक्रिया ने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। उनके इस मत का डॉक्टर रॉय चौधरी ने जबरदस्त खंडन किया है। डॉक्टर रॉय चौधरी के अनुसार इस प्रकार की ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई ही नहीं और इसका मौर्य साम्राज्य के पतन से कोई लेना देना ही नहीं था। डॉक्टर विमल चंद पांडे का मानना है कि उपरोक्त दोनों ही मत अतिवादी हैं और वास्तविकता दोनों के बीच में है। डॉक्टर विमल चंद पांडे ने शास्त्री जी के मत के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, अशोक शूद्र नहीं था अतः जाति के आधार पर ब्राह्मणों को से कोई दोष नहीं था। दूसरा, अशोक का अहिंसा प्रचार कोई नवीन कार्य नहीं था। स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी हिंसक यज्ञों को हतोत्साहित किया गया है। तीसरा, शास्त्री जी ने भूल से अशोक के लघु शिलालेख के शब्दों का गलत अर्थ लगा लिया है और कहा है कि ब्राह्मण जो कि इस श्लोक में देवता समझे जाते थे उन्हें अशोक ने झूठा सिद्ध कर दिया, जबकि इन शब्दों का सही अर्थ होना चाहिए। उस समय तक भारतवर्ष के जो लोग देवताओं से नहीं मिलते थे वे उनसे मिला दिए गए। इस सही अर्थ में ब्राह्मणों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। शास्त्री जी का कथन है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और जनता में सदाचारिता का प्रचार करवाया। यह काम तो ब्राह्मणों का था, अतः वे अशोक से असंतुष्ट हो गए। परंतु शास्त्री जी यह भूल गए कि धर्म महामात्रों के जिम्मे और भी बहुत से कार्य थे। दूसरी बात यह है कि सभी धर्म महामात्र अब्राह्मण थे। इसका तो कोई प्रमाण मिलता नहीं है। पांचवा, शास्त्री जी का ये कथन है कि अशोक ने चतुर्वर्णों में दंड समता और व्यवहार समता स्थापित करके ब्राह्मणों के विशेषाधिकार छीन लिए, सही नहीं है। पांचवें स्तंभ लेख से स्पष्ट है कि अशोक का मंतव्य यह था कि उसके समस्त राजुक एवं निश्चित प्रणाली और नियम के आधार पर दंड दे और व्यवहार करें। इसमें ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार डॉक्टर राय चौधरी का कथन भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब तक के अध्ययन से यह तो हम जान ही चुके हैं कि वैदिक काल से ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सामाजिक प्रभुता के लिए निरंतर संघर्ष होता रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन जैन एवं बौद्ध ब्राह्मण धर्म की प्रभुता के विरुद्ध क्षत्रियों के नेतृत्व में ही हुए थे। ब्राह्मणों ने भी इनका सामना करने के लिए अपनी व्यवस्था का पुनः संगठन किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बौद्ध भिक्षुओं के प्रचार पर कई प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक क्षत्रिय भी था और बौद्ध प्रचारक भी। यह ठीक है कि अशोक ने अपनी तरफ से ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, परंतु उसके कार्यों से ब्राह्मणों को आनंद कैसे मिल सकता था। जो राजा चतुर्वर्ण व्यवस्था और उसमें ब्राह्मणों की प्रधानता और गृहस्थ जीवन
की सर्वोपरि मान्यता में विश्वास न रखे, वह ब्राह्मणों की सहानुभूति कैसे प्राप्त कर सकता था? ब्राह्मण भी उसके वंशजों का शासन कब तक सहन कर सकते थे? क्योंकि यहाँ प्रश्न जाति का नहीं था, बल्कि समूचे समाज और राष्ट्र का था। अशोक की नीति से समूचा राष्ट्र ही संकट में फंस गया था और व्यवस्थाकार होने के नाते इस संकट से उभारना ब्राह्मण अपना कर्तव्य मानते थे। अतः यह तो मानना ही पड़ेगा कि अशोक की नीतियों के कारण ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई थी, जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। ब्राह्मणों को पुनः शस्त्र धारण करने पड़े। मौर्य सेना भी अपने सम्राटों की अहिंसक नीति से तंग आ चुकी थी और संपूर्ण सेना ब्राह्मण सेनापति के साथ हो गई थी। यही कारण था कि सेना के सामने ही मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर देने पर भी एक भी सैनिक उसके पक्ष में शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ा। तो ये था मौर्य साम्राज्य का अंत। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।